यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का जो आज का चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन जो छाटे गए हैं वो विगत वर्षों में आए हुए हैं और जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इसे मिलते जुलते भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको हल कर सकें। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। यहाँ बात हो रही है प्रकाश संश्लेषण की प्रश्न में कि जो ऑक्सीजन गैस निकलती है उसको, ये है रिएक्शन, ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको पौधे कहाँ से लेते हैं, बाहर से, वातावरण से, पत्तियों के द्वारा। ये है जल, ये जड़ों के द्वारा कहाँ तक आता है, पत्तियों तक। और सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, इसके उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है प्लस कि क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ प्रश्न है कि इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो कहाँ से निकलती है, यानी वो CO2 से आती है कि जल से। तो यहाँ क्लियर कर दें कि जो CO2 है यह मदद करता है किसको, ग्लूकोज को बनाने में, और जो ऑक्सीजन गैस है जो बाहर आती है प्रकाश संश्लेषण के बाद वह आती कहाँ से है, जल से। तो यहाँ उत्तर हम देख रहे हैं कि H2O से, जब H2O यानी जल का ये अणु है जब ये टूटता है तो इससे ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और यही पत्तियों के द्वारा ऑक्सीजन के रूप में बाहर आती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरे को देखते हैं। प्रकाश अपक्रिया होती है। प्रकाश अपक्रिया, अब यहाँ पे यह चर्चा हो रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश अपक्रिया होती है ये किसकी भाग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें कि प्रकाश संश्लेषण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी पत्तियों के अंदर भोजन बनने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण को हमने दो भागों में डिवाइड करते हैं, वह दो क्रियाओं से मिलकर बनती हैं, एक प्रकाश प्रक्रिया, दूसरा अप्रकाशीय प्रक्रिया। अब यह पूछ रहा है प्रश्न में कि प्रकाश अपक्रिया होती कहाँ पे है। तो उत्तर इसका है हरित लवक के ग्रेना में। अब आप हरित लवक का नाम सुने होंगे जिसको इंग्लिश में हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इस फिगर को देखिएगा, यह फिगर किसका है, हरित लवक का। इस हरित लवक के अंदर जो द्रव, जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और उसके अंदर जो सिक्के नुमा थैले होती हैं, जो सिक्के आपको दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कहलाती हैं, ग्रेना कहलाती हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश वाली अपक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। ग्रेना ये वो जो सिक्के हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं। अब ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 3, अप्रकाशीय अपक्रिया। पहला प्रकाशीय अपक्रिया, इसको हम समझ लिए कहाँ होती है, ग्रेना में। अब बात हो रही है अप्रकाशीय अपक्रिया की जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, फिर हम देखते हैं फिगर किसका, हरित लवक का, क्लोरोप्लास्ट का। उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर ही जो अप्रकाशीय अपक्रिया होती है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जो अंधेरे में होती है, रात के समय होती है, उसको हम अप्रकाशीय अपक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जिसको हम पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, यह क्लोरोफिल क्या करता है, इन्हीं के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा दिखता है। और पत्तियों का काम क्या होता है, वह जब सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आती है उसको क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और उस ऊर्जा की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया। तो वायु प्रदूषण क्या होता है कि जब वातावरण में ऐसी गैसें जो हानिकारक होती हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो वायु प्रदूषण हुआ। वायु प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी वो गैस है जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। तो
आपको भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसको किस में बदल देते हैं, ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिससे कि वातावरण क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि पौधे खूब लगाइए, जिससे कि वातावरण में जो CO2 है वह पौधे सोख लें और वातावरण यानी वायु प्रदूषण क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वह प्रक्रिया कौन सी होती है जिससे कि वायु प्रदूषण कम होता है, वो है प्रकाश संश्लेषण। ये रिएक्शन भी हम देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ हम इस शब्द को समझते हैं स्वपोषी पोषण। पोषण यानी भोजन लेना, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ शब्द आ रहा है स्वपोषी, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले। स्वयं बनाने का ये मतलब नहीं कि हम जाके किचन में रसोई में बना ले, नहीं, जो कि जीव के अंदर ही बने। तो हम सभी जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पौधों को, पादप को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? अगर पौधे अपना भोजन बना लेते हैं तो वो क्या क्या चाहिए जिसके वजह से वो अपना भोजन बना लेते हैं? तो पहला है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उनको वातावरण से क्या मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना चाहिए, जिससे वो पत्तियां आपस में उसको सोखती हैं। फिर दूसरा क्या चाहिए, जल चाहिए, वाटर। पौधे क्या होते हैं, जल को जड़ों के द्वारा खींच के कहाँ तक पहुँचाते हैं, पत्तियों तक पहुँचाते हैं, जिससे कि वह भोजन बनाने में सहायक है। जो तीसरी चीज़ है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिनके कारण पत्तियां हरी होती हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य निकलेगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो ये चारों चीज़ें क्या है, एक स्वपोषी पौधे में होनी चाहिए। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, पाइरुवेट के विखंडन से CO2 और जल तथा ऊर्जा देता है, यह कहाँ पे होता है? बात हो रही है पाइरुवेट। ये पाइरुवेट क्या होता है? इसको हम पाइरुविक अम्ल भी कहते हैं। तो ये पाइरुवेट बनता कहाँ पे है? तो बता दें कि जब हम भोजन करते हैं, शरीर में ग्लूकोज खून के द्वारा पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुँचता है। तो ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। वह कोशिका द्रव्य क्या करता है कि इस पाइरुवेट को यानी ग्लूकोज को तोड़ देता है किसमें, पाइरुविक अम्ल में। और साथ में अब यह पाइरुविक अम्ल कहाँ चला जाता है, कोशिका के अंदर एक ऊर्जा गृह होता है जिसको पावर हाउस कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिकांग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। तो ये क्या करता है कि उस पाइरुवेट को तोड़ देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। और जैसे इनको तोड़ता है तो मुक्त क्या होती है, ऊर्जा, एनर्जी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह क्या देता है, एनर्जी देता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? विषमपोषी नहीं है, परिभाषा समझते हैं कि जो भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। यहाँ देखते हैं फफूंद। फफूंद यानी जो ब्रेड में लगती हैं, जिनको ये क्या होते हैं, एक प्रकार के कवक हैं, फंजाई हैं। तो यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यह कार्बनिक पदार्थों को तोड़ के उस पर रहते हैं। दूसरा ईस्ट है। ईस्ट क्या करता है, किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करता है, जिससे शराब बनती है या हम कहें ब्रेड बनती है। तो ईस्ट भी क्या होते हैं, ये क्या है, कवक हैं, फंजाई हैं। यह भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। फिर हम बात करते हैं फीताग्रिम की। यह एक जंतु है जो कि मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है या जानवरों में पाया जाता है, जिसको हम फीताकृमि कहते हैं। यह भी दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो यह तीनों क्या है, विषमपोषी हैं। लेकिन इसमें पूछा है प्रश्न नहीं है, तो है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट एक पौधा है और यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसीलिए जो मनी प्लांट है वह विषमपोषी नहीं है। मनी प्लांट क्या है, स्वपोषी है। अब बात होती है प्रश्न नंबर 9 की, आहार नाल की सी के आकार की संरचना क्या कहलाती है? आहार नाल को अब यहाँ पे हम देखते हैं
ये इस चित्र में देखिएगा, ये आहार नाल है और यहाँ पे आंत जो होती है, इंटेस्टाइन का एक भाग होता है जो सी आकार से मुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। तो यह किसका भाग होता है, ग्रहणी आंत का भाग होता है और यह एक सी का आकार बनाता है। इसीलिए इस ग्रहणी को हम किस आकार में मानते हैं, सी के आकार का। तो यह प्रश्न क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। सामान्यतः आप सभी सुने होंगे कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं, ऐसे दांत जो एक बार टूट के दोबारा आ जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है, 20 होती है। और बाकी जो 12 दांत होते हैं वह सिर्फ एक बार ही आते हैं। वह दांत क्या होते हैं, मोलर होते हैं, मोलर टीथ कहलाते हैं। उनकी संख्या 12 होती है, लेकिन जो 20 होती हैं वो दूध वाले दांत होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, स्रावित करता है। लीवर क्या स्रावित करता है। यहाँ स्रावित का मतलब होता है कि उनके अंग यानी जो लीवर है उसे कुछ केमिकल बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्रावित कहना कहते हैं। तो लीवर क्या चीज़ बाहर निकालता है, तो लीवर जिस केमिकल को, जिस रस को बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, पित्त रस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। यह बाइल जूस क्या करता है, इसमें कोई भी प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यह करता क्या है कि यह भोजन को, जो आमाशय में भोजन क्या था, अम्लीय हो गया था, अम्लीय यानी खट्टा, उसमें एसिड था, ये लीवर क्या करता है, उस खाने को क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है, यानी बेसिक नेचर का कर देता है। ये महत्वपूर्ण इसका काम होता है, जिससे कि वह आगे एंजाइम उस भोजन पे कार्य कर सके। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। वसा में घुलनशील विटामिन बताएं। तो दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स जो कि वसा में घुलते हैं और ऐसे विटामिन जो कि किस में, जल में घुलते हैं। तो यहाँ बात हम करते हैं कि वसा यानी फैट में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं। तो ये 4 विटामिन हैं, ए डी ई के, ए डी ई के, ये नाम याद रखिएगा, ए डी ई के। ये जो 4 विटामिन होते हैं ये किस में, वसा में घुलते हैं। बाकी जो एंजाइम्स हैं वह किस में घुलते हैं, जल में, चाहे विटामिन बी हो, चाहे सी हो, यह सभी किस में घुलते हैं, जल में घुलते हैं। और ये 4 ए डी ई के, ये 4 क्या होते हैं कि फैट यानी वसा में घुलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो यहाँ बात हो रही ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से पहले निकलेगा, इसको हम समझते हैं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। एंजाइम की परिभाषा आप जानते हैं कि वह किसी भी अपक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि वह अपक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वह एंजाइम्स कहलाते हैं, उनको उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो ट्रिप्सिन जो है वह निकलता है अग्नाशय से, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। चित्र में देखिएगा, ये अग्नाशय है और अग्नाशय से एक रस स्रावित होता है। जैसे हमने पढ़ा कि यकृत से एक रस निकलता है जिसको हम पित्त रस कहते हैं, उसी प्रकार से अग्नाशय से भी एक रस निकलता है जिसको अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस का काम क्या होता है कि उसमें कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे वसा को पचाने के लिए एमाइलेज पाया जाता है, उसी प्रकार से प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन का पचाने का मतलब क्या है कि प्रोटीन के अणुओं को छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है, छोटे इकाइयों में तोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एमाइनो अम्ल कहते हैं या एमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। विटामिन सी का अच्छा स्रोत। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी वो विटामिन है जो कि खट्टे पदार्थों या खट्टे फलों में पाया जाता है। यानी अगर नींबू की बात करें, संतरे की बात करें, आंवले की बात करें, या ऐसा फल जो खट्टा आता है, उन सभी फलों में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन सी रहता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं आखिरी प्रश्न क्या, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
बेरी बेरी नाम से ही पता है बी से शुरू होगा, तो विटामिन B1। यहाँ पे अगर हम सारे 4 ऑप्शन दिए रहेगी A, D, E और B में, तब तो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि B1 में B से ही क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। लेकिन B में भी कई विटामिन होते हैं, 1, 2, 6 इस तरीके से। तो B1 जो होता है वह उसकी कमी से जो मानव में रोग होता है वह कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन थे अति लघु और बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो पूरे हो जा रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।